हस्तक्षेप.com के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी खबरें जो गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। खबरों की तह तक जाकर विश्लेषण देश दुनिया के जाने माने पत्रकारों, साहित्यकारों और स्तंभकारों द्वारा। चैनल का सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आप तक खबर पहुंचे। किसने वफा के नाम पे धोखा दिया मुझे, किससे कहूं कि मेरा गुनहगार कौन है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। यूं तो भारत 6 ऋतुओं वाला देश है। हर 3-4 महीने में मौसम बदल जाता है, लेकिन राष्ट्रवाद का मौसम कब आ जाए और कब चला जाए इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। दरअसल भारत में ये मौसम राजनीति की सुविधा के हिसाब से लाया जाता है। जैसे पिछले साल आम चुनाव से पहले पुलवामा की घटना घटी और देश में एकदम से राष्ट्रवाद का मौसम छा गया ताकि चुनाव के वक्त वोटों की बारिश हो सके। सत्तारूढ़ एनडीए ने दोनों हाथों से इस बारिश का मजा लिया। अभी 3-4 महीने से महामारी और आर्थिक बीमारी के कारण सरकार पर बार बार सवाल उठ रहे थे, जिसके जवाब देना उसके लिए आसान नहीं था। इस बीच झूला झूलने वाले पड़ोसी देश ने इतनी जोर से धक्का दिया कि देश चौंक गया, लेकिन कुछ लोगों ने इस धक्के में भी याद रखा कि अभी अगर राष्ट्रवाद का मौसम आ गया तो बिहार विधानसभा चुनाव और एमपी उपचुनाव सब में मदद मिल जाएगी। साथ ही सरकार को भी बार बार इधर उधर झांकना नहीं पड़ेगा। वरना होता यह है कि उससे पूछा जाता है कि बीमार इतने क्यों बढ़ रहे हैं, तो वो बताती है कि बीमारों को तो छोड़िए, कितने बच रहे हैं इसकी तारीफ कीजिए। उससे पूछा जाता है कि तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, तो वो कहती है, यानी सरकार कहती है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। यानी सवाल कोई भी हो वो जवाब अपने मन से ही देती है। और खबरदार जो किसी ने ये कहा कि ये गलत जवाब है। यहां कोई कौन बनेगा करोड़पति का खेल तो चल नहीं रहा जो गेम छोड़कर जाना पड़े। जवाब गलत हो या सही, सरकार का खेल तो जारी ही रहेगा और उसके साथ साथ राष्ट्रवाद का मौसम भी। फिलहाल राष्ट्रवाद की छतरी चीन की तरफ तानी गई है। वहां के सामान के बाइकआउट यानी बहिष्कार करने की मुहिम देश में चलाई गई है। वैसे केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति से ध्यान आया कि पिछले साल इसके स्पॉन्सर्स में से एक ओप्पो फोन भी था जो चाइनीज है। लेकिन अब चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना है तो देखिए, यह देखना दिलचस्प होगा कि केबीसी का नया स्पॉन्सर कौन होता है। खैर, अभी देखते हैं मेड इन चाइना को कैसे बाय बाय कहेगा हिंदुस्तान। लद्दाख मामले के बाद देश में चीन के लिए जो नाराजगी पनपी, उसे अब व्यापार में भुनाने की तैयारी कर ली गई है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने चीनी सामान के बहिष्कार और भारतीय सामान के उपयोग को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय अभियान भारतीय सामान हमारा अभियान चलाया है और इसके तहत कमोडिटी की एक बड़ी सूची जारी की है। इस सूची में 3000 से अधिक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो चीन में बनकर भारत में आयात होते हैं। इनके बहिष्कार का आह्वान कैट ने अपने अभियान के प्रथम चरण में किया है। कैट ने दिसंबर 2021 तक भारत द्वारा चीन से आयात में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की कमी करने का लक्ष्य रखा है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कैट के अभियान को स्पष्ट करते हुए कहा कि वर्तमान में चीन से भारत द्वारा आयात लगभग 5,25,000 करोड़ रुपए यानी 70 अरब डॉलर वार्षिक का है। कैट ने पहले फेज में उन 3000 से अधिक वस्तुओं का चयन किया है जो भारत में भी बनती हैं, लेकिन सस्ती होने के कारण अब तक चीन से इन वस्तुओं का आयात हो रहा था। फिलहाल उनको बहिष्कार में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि जब तक टेक्नोलॉजी का विकल्प भारत में विकसित नहीं हो जाता या भारत के किसी मित्र राष्ट्र द्वारा बना नहीं लिया जाता, तब तक उन सामानों के उपयोग के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कैट ने ये मुहिम छेड़ी तो कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो गए। हर मौके पर चौका लगाने की कोशिश में रहने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी #अब चीनी बंद नाम के वीडियो में कहा है कि भारतीय होने के नाते यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम चीन का हर स्तर पर विरोध करें और इसके लिए हमें चीन के उत्पादों और कंपनियों का बहिष्कार करना होगा। तो कंगना रनौत एक उम्दा अभिनेत्री हैं और भारतीय नागरिक होने के नाते उन्हें किसी भी विषय पर अपनी राय रखने का पूरा अधिकार भी है। लेकिन उन्हें ट्रेड और टेक्नोलॉजी की कितनी जानकारी है ये पता नहीं। वैसे उन्हें अपने दर्शकों को ये जरूर बताना चाहिए कि जिस फोन से उन्होंने वीडियो अपलोड किया वो कहां का बना है। जिन फिल्मों में वो काम करती हैं या खुद निर्माण करती हैं जिन फिल्मों का, उसमें जो तकनीकी उपकरण या बाकी साजो सामान लगता है उसमें चाइनीज, दूसरे देशों या भारतीय सामानों का फर्क वो अब किस तरह से करेंगी। और कमोबेश यही सवाल देश के उन लोगों से भी है जो भावनाओं में बहकर बायकॉट चाइनीज या बायकॉट चाइना का आह्वान कर रहे हैं। भारतीय सामान हमारा अभियान की मुहिम छेड़ने वाली कैट ने भी कहा है कि टेक्नोलॉजी के कारण कुछ सामान का बहिष्कार संभव नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या यह आधा अधूरा बहिष्कार आधे अधूरे राष्ट्रवाद की ओर नहीं ले जाता है।
और क्या कैट की तरह CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज भी चीन का बहिष्कार करने की स्थिति में है? इन दिनों कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट सुर्खियों में है। चीनी सामान का बहिष्कार करने के उसके ऐलान ने उसे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी CII से ज्यादा तवज्जो दिला दी है। वैसे भी मौजूदा हालात में चीन में बने सामान के खिलाफ जिस तरह से कैट अभियान चला सकता है वो CII नहीं कर सकता, क्योंकि कैट ट्रेड यानी व्यापार यानी खरीद बिक्री की संस्था है, जबकि CII इंडस्ट्री है यानी उद्योग की, जहां एक सामान बनाने के लिए 10 जगहों से कच्चे माल, तकनीकी, बिजली, पानी सबकी जरूरत पड़ती है। और चीन का अगर सच में बहिष्कार करना है तो हमें ऐसे उद्योग चाहिए जो पूरी तरह आत्मनिर्भर हों, यानी उन्हें किसी भी सामान या पुर्जे या मशीनों के लिए चीन की तरफ न देखना पड़े। ट्रेड में बहिष्कार कुछ दूर तक चल सकता है, लेकिन इंडस्ट्री में तो 4 कदम भी अकेले चलना मुश्किल है। दरअसल बायकॉट चाइना का नारा बुलंद करने से पहले ये तथ्य याद रखना चाहिए कि हम किस कदर अपने उद्योगों को चलाने के लिए चीन पर निर्भर हैं। देश के स्मार्टफोन बाजार में चीन की कंपनियों की हिस्सेदारी 70% से ज्यादा है। भारतीय कंपनियां अपने अधिकांश उपकरण चीन से आयात करती हैं। फार्मा इंडस्ट्री अपने एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स की 65% से ज्यादा जरूरत चीन से ही पूरी करती है। देश में 76.3% एंटीबायोटिक्स चीन से आती है। 50% से ज्यादा पेस्टिसाइड्स चीन से आते हैं। कार के 27% पार्ट्स के लिए हमें चीन का मुंह देखना पड़ता है। फोन के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, आयरन और स्टील के पाइप और छड़ें, AC, पंखे, ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स, डेटा प्रोसेसिंग मशीन्स, ऐसी तमाम चीजें चीन से आती हैं। हाल के कुछ वर्षों में स्थापित पावर प्लांट में तमाम बड़े उपकरण चीन से आयात किए गए हैं। भारत का सोलर पावर का मिशन भी चीन के उपकरणों के सहारे ही आगे बढ़ रहा है। बीते 3 सालों में भारतीय कंपनियों में 80% तक सौर उपकरण चीन से ही मंगवाए गए हैं। देश के तमाम बड़े स्टार्टअप में चीन का भारी निवेश है। स्नैपडील, स्विगी, पेटीएम, बिग बास्केट, ओला, फ्लिपकार्ट ऐसी तमाम कंपनियों में चीन ने अरबों रुपयों का निवेश किया है। तो लॉकडाउन के दौर में घर बैठे सामान मंगाने और डिजिटल लेन देन का चलन भी खूब बढ़ा है। इन कामों में जो कंपनियां लगी हुई हैं उनमें तो जमकर चीनी निवेश हुआ, तो आप कहां से चीन को बाहर करेंगे। और अगर ऐसा करने में आप सफल भी हो गए, यानी चीन से व्यापार बंद कर दिया गया या उसके बनाए सामान को लेना बंद कर दिया गया, तो क्या इससे भारतीय कंपनियों को ही नुकसान नहीं होगा? क्या माइनस में जा रही अर्थव्यवस्था में हम ये झटका सहन कर पाएंगे? राष्ट्रवाद की भावना में बहकर भारत में भले ही लोग चीन को व्यापारिक मोर्चे पर नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हों, लेकिन आर्थिक मामलों के जानकारों के मुताबिक अगर भारत सरकार चीन के साथ व्यापार बंद करती है या व्यापारिक मोर्चे पर इस तरह का कोई भी कदम उठाती है, तो इसका चीन से ज्यादा बुरा असर भारत पर पड़ेगा और उसे चीन से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक के संगठन विश्व एकीकृत व्यापार समाधान यानी WITS के हाल में आए आंकड़ों के मुताबिक बीते 4 सालों में चीन का भारत में सबसे ज्यादा निर्यात पूंजीगत वस्तुओं यानी कैपिटल गुड्स का है। 2014 से लेकर 2018 तक भारत ने करीब 40% तक पूंजीगत वस्तुएं चीन से मंगाई हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2019 से फरवरी 2020 तक भारत ने चीन से $12.78 बिलियन का पूंजीगत सामान आयात किया है। इसमें इलेक्ट्रिकल मशीनरी, सेमीकंडक्टर आधारित मशीनरी, थर्मल पावर प्लांट्स की मशीनरी और अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी शामिल हैं। अगर भारत सरकार चीन से आयात पर प्रतिबंध लगाती है तो भारतीय कंपनियों के लिए ये बड़े झटके जैसा होगा। तब उन्हें मशीनरी और कल पुर्जों के लिए अन्य देशों की ओर देखना होगा जो चीनी उत्पादों की तुलना में खासे महंगे होंगे। एक स्टील कंपनी के बड़े अधिकारी के मुताबिक जिस कंपनी से आप मशीनरी खरीदते हैं वही उसे आपके यहाँ स्थापित करती है और लंबे समय तक उसकी मेंटेनेंस का काम भी देखती है। अलग अलग पार्ट्स के लिए भी उसी पर निर्भर होना पड़ता है। इसी तरह हमें कैपिटल गुड्स के मैन्युफैक्चरर्स के साथ लॉन्ग एसोसिएशन की आवश्यकता होती है। भविष्य में तनाव बढ़ने की स्थिति में भारतीय कंपनियों को चीन से पुर्जे और तकनीकी सहायता प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। इससे इन भारतीय कंपनियों की उत्पादकता पर असर पड़ सकता है। इसी तरह अगर चीन के सामान का बहिष्कार या आयात का फैसला ले लिया गया तो इसका असर उन भारतीय थोक और खुदरा व्यापारियों पर भी दिखेगा जिन्होंने चीन से बने सामानों से अपने गोदाम भर रखे हैं। चीनी सामान की बिक्री पर प्रतिबंध लगने से इन्हें भारी नुकसान होगा। आर्थिक मामलों के जानकार मोहन गुरुस्वामी का कहना है कि दवाएं और उर्वरक बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायन को लेकर हम चीन पर निर्भर हैं। हर साल लगभग 3 से 4 अरब डॉलर के ये सामान भारत में चीन से आते हैं। भारत में ये बनते ही नहीं हैं, इसका कोई विकल्प ही नहीं है। इन रसायनों को बनाने वाले कारखानों से बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है और ये रसायन भारत में घरेलू प्रदूषण मानकों के साथ कम लागत पर नहीं बनाए जा सकते हैं।
तो राष्ट्रवाद की माला जपते जपते आत्मनिर्भर बनने का ऐसा मंत्र न पढ़ने लग जाएं कि जो हमें अपने पैरों पर खड़ा करने की जगह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला साबित हो। चीन को आर्थिक रूप से कमजोर करने की सोच दूसरे की लकीर मिटाने वाली मानसिकता है, जबकि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अपनी लकीर लंबी खींची जाए। तभी हम चीन को जवाब दे पाएंगे और चीन का व्यापारिक बहिष्कार करके हम उसे कमजोर नहीं करेंगे बल्कि खुद कमजोर हो जाएंगे। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स में खबर आई है कि भारत ने चीन से आने वाले कुछ कंटेनर्स को इंस्पेक्शन और क्लियरेंस के दौरान रोक कर रखा है। चीन में आर्थिक मामलों के जानकारों के मुताबिक दोनों देशों में चल रहे तनाव के बीच ये कदम भारत के लिए और वैश्विक औद्योगिक श्रृंखला के लिए नुकसानदायक होगा। चाइना वेस्ट यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर इंडियन स्टडीज के डायरेक्टर लॉग झिंगचुंग कहते हैं कि कुछ भारतीय नागरिकों का गुस्से में आकर चीनी सामानों का बहिष्कार एक बात है, लेकिन अगर सीमा के आर पार होने वाले व्यापार को इस तरह बाधित किया जाएगा तो इससे इंडियन फर्म्स और इंडस्ट्रीज का ही अधिक नुकसान होगा। राइटर की खबर के मुताबिक डेल, सिस्को, एप्पल जैसी कंपनियों के सामान और दवा कंपनियों के सामान कंटेनर में बंद हैं और पोर्ट्स पर अटके हुए हैं और ये कंपनियां अपने काम के लिए चीन से भेजे गए सामान पर बहुत निर्भर करती हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस रोक का सीमा विवाद से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लॉग झिंगचुंग का कहना है कि भारत की माली हालत लंबे लॉकडाउन के कारण पहले से ही खराब है। ऐसे में इस तरह के कदम उसके लिए आत्मघाती साबित होंगे। इंडियन एक्सप्रेस में भी खबर छपी है कि भारत में स्थापित अमेरिकी कंपनियों को चीन से आने वाले सामान पर रोक से नुकसान का डर है और उन्होंने इस संबंध में भारत सरकार से बात की है। जब हम वैश्विक गांव यानी कि ग्लोबल विलेज यानी दुनिया को एक गांव के नजरिए से देखते हैं तो फिर उसमें अपना दाना पानी अलग करने से आखिर कितने दिनों तक हम अकेले चल पाएंगे। दुनिया एक गांव जैसी बनी क्योंकि मार्केट फ्री हुआ, यानी सारे देशों का एक दूसरे से लेन देन बढ़ा। ऐसे में किसी एक देश को बायकॉट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल यानी कि संभव नहीं है। लेकिन भारत में तो चमत्कारों की उम्मीद भरने में कुछ लोग माहिर हैं। इन्हीं लोगों की वजह से सीधी सादी जनता अक्सर ठगी जाती है, जो जैसे सपने दिखाए उसमें बह जाती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले स्वदेशी का ढिंढोरा पीटने वाले योग गुरु ने यानी कि रामदेव ने कोरोना की दवा बनाने का दावा करके फिर से चमत्कार की उम्मीद जगा दी थी। पूरी दुनिया में वैज्ञानिक दिन रात कोरोना की दवा और वैक्सीन की खोज में लगे हैं, लेकिन इस बीच योग गुरु रामदेव ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की ओर से घोषणा की कि कोविड-19 की दवा खोज ली गई है। इस बारे में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और पतंजलि समूह की तरफ से बताया गया कि कोरोनिल टैबलेट और स्वासारी वटी नाम की 2 दवाएं लॉन्च की गई हैं, जिनके बारे में कंपनी ने दावा किया कि ये कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आयुर्वेदिक इलाज है। रामदेव ने दावा किया कि कोविड-19 की दवाओं की इस किट को 2 स्तर के ट्रायल के बाद तैयार किया गया है। पहले क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी की गई थी और फिर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल भी किया जा चुका है। लेकिन इस दावे पर सवाल उठे तो आयुष मंत्रालय ने दखल देकर पूछा कि ये दवा कब और कैसे बनी, इसकी तैयारी, परीक्षण आदि कैसे हुए। मंत्रालय ने विज्ञापन ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन कानून 1954 के तहत दवा के विज्ञापन पर रोक लगा दी। साथ ही पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से कहा कि वो जल्द से जल्द उस दवा का नाम और उसके घटक बताए जिसका दावा कोविड-19 का उपचार करने के लिए किया जा रहा है। पतंजलि ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी यानी निम्स के साथ इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल की बात कही थी, लेकिन अब निम्स के चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर का कहना है कि बाबा रामदेव जिस दवा का निम्स के अस्पताल में क्लिनिकल ट्रायल का दावा कर रहे हैं वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमने इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी का प्रयोग किया था। ये केवल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए था, कोई इलाज की दवा नहीं थी। पतंजलि की इस दवा पर विवाद उठने के बाद कई राज्यों में उसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई। कुछ लोगों ने कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है। इधर पतंजलि ने भी अपना पक्ष रखा है कि कोरोनिल टैबलेट सभी कानूनी नियमों का अनुपालन करते हुए बाजार में उतारी है और इस आयुर्वेदिक दवाई के लेबल पर कोई गैर कानूनी दावा नहीं किया गया है। तो आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी और बायकॉट चीन के इस ट्रायंगल में एक चौथा एंगल विश्वसनीयता यानी कि क्रेडिबिलिटी का भी है। भारत में अगर लोगों के भरोसे के साथ इसी तरह खिलवाड़ करके सामान बनाया जाएगा, जानलेवा बीमारियों से बचाने के ऐसे नुस्खे बताए जाएंगे, तो दुनिया में दूसरे देशों से प्रतियोगिता में हम तो पिछड़ेंगे ही, अपने ही देश में संभलना कठिन हो जाएगा। छद्म राष्ट्रवाद का ये मौसम जितनी जल्दी बीते उतना देश का भला होगा। खैर, महान शायर मिर्जा गालिब ने ठीक ही फरमाया है कि कर्ज की पीते थे मैं लेकिन समझते थे कि हाँ, कर्ज की पीते थे मैं लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।